गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंदू लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अपनी मिशन लच सीरीज के साथ 30 बेहतरीन प्रश्नों के साथ एक बार मैं आप सभी के सामने अपने निश्चित समय पर उपस्थित हुआ हूं। ये क्लास मेरी डेली 8 PM पे आया करेगी। सोमवार से शनिवार तक 30 बेहतरीन प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, 30 बढ़िया एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो मिशन लच सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। इतिहास से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन क्या करता है, ज़्यादा लोग लाइव आ जाइए, खटाखट आंसर दीजिए सभी लोग, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। स्वामी विवेकानंद ने वर्ष ... में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 1876, 1897, 1899, 1882। इसमें इस प्रश्न में आपसे वर्ष पूछा गया है किसका? रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन का स्थापना वर्ष। ठीक, रामकृष्ण मिशन क्या है? रामकृष्ण मिशन स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। किसके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, विवेकानंद जी के गुरु थे। इन्हीं के नाम पर स्वयं स्वामी विवेकानंद जी ने इस रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और वो डेट कौन सी थी? 1 मई 1897 ईस्वी को इन्होंने इसकी स्थापना की थी, स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक, और इस मिशन का उद्देश्य क्या था? मानवता का कल्याण, हिंदू धर्म का दर्शन। एक उद्देश्य ये भी था कि लोगों को वास्तविक धर्म का आभास करवाना, लोगों को वास्तविक धर्म का नॉलेज करवाना इसका उद्देश्य था। और इस बैनर के तले ही, इस मिशन के तले ही वो अपने कार्यों के लिए फेमस हुए थे, स्वामी विवेकानंद जी। तो इसकी स्थापना वर्ष पूछा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1897। डेट कौन सी है? 1 मई 1897। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो मुख्यालय था वेलूर मुख्यालय था, और इसका एक मुख्यालय अल्मोड़ा भी था। इसका एक मुख्यालय क्या था? अल्मोड़ा भी था। तो इसके 2 मुख्यालय हैं। अगर दोनों में से एक पूछेगा तो आप वेलूर पे टिक मारेंगे। ठीक, बढ़ते हैं आज की सीरीज का दूसरा प्रश्न। खटाखट आंसर दीजिएगा, ज़्यादा लोग लाइव आइए, कमेंट करिए, आंसर खटाखट दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, भूगोल से कई बार आया है ये क्वेश्चन। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? ठीक, टेथिस, शिवालिक, इंडो ब्रह्मा, गोदावरी। भूसन्नति मतलब एक गहरा गड्ढा, जियोसिंक्लाइन बोलते हैं। तो हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो पृथ्वी 2 भागों में बटी थी। एक भाग को जो उत्तरी साइड था उसे कहा गया था अंगारा लैंड, और दूसरे भाग को गोंडवाना लैंड। और इनके बीच में एक गहरा गड्ढा था जिसे ही नाम दिया गया था कौन सा सागर? टेथिस सागर। कौन सा नाम दिया गया था? टेथिस सागर। और इन दोनों बड़े भूखंडों से मलबा इसी टेथिस सागर में गिरता रहा। और टेथिस सागर में जब हलचल हुई, ठीक, इसमें जब पृथ्वी के नीचे प्लेटों में मूवमेंट हुई तो यही मलबा आपका ऊपर उठा, और इस मलबे से ही आपका किसका जन्म हुआ? हिमालय का जन्म हुआ। ठीक, और इसका प्रमाण है कि हिमालय में पाई जाने वाली चट्टानें आपकी कौन सी हैं? अवसादी चट्टानें हैं, जो अवसादों से, मलबों से बनी हुई हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है, तो वो भूसन्नति कौन सी थी? टेथिस भूसन्नति। ठीक, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, टेथिस। खटाखट आंसर देते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन, कई बार आया है। बुद्ध का जन्म ... में हुआ था। वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र। तो देखिए इसमें 2 आपके ऑप्शन सेम हैं। ठीक, लेकिन कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा आपका लुम्बिनी नामक प्लेस में। ठीक, गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में जो है लुम्बिनी, जो आपका वर्तमान समय में जो है उत्तर प्रदेश व नेपाल बॉर्डर पर स्थित है। ठीक,
तो यहाँ पर गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। तो इन चारों ऑप्शन में जो सटीक ऑप्शन है वो आपका कौन सा है? लुम्बिनी। ठीक, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लुम्बिनी। बहुत ही आसान क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन इतिहास से ही रिलेटेड है, साउथ इंडिया के हिस्ट्री से रिलेटेड है। चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक ... कौन था? विजयालय, राजराज चोल, राजेंद्र चोल, राजाधिराज चोल। ये सभी चोल वंश के शासक हैं, लेकिन इसमें से देखिएगा पूछा क्या है, पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो इसमें जो ऑप्शन है वो जिस राजा का नाम है वो राजराज प्रथम था। राजराज प्रथम था, जिसके शासनकाल में चोल सत्ता, दक्षिण भारत की चोल सत्ता उत्तर भारत में कलिंग तक उत्तर भारत में फैल गई, और दक्षिण भारत तो इनका था ही, लेकिन दक्षिण भारत से अलग निकल करके समुद्र में स्थित मालदीव और श्रीलंका पर भी इस व्यक्ति ने अपना शासन स्थापित किया था। तो अगर नौसैनिक विजय सबसे पहली बार विदेशी में चोलों ने अर्जित की, तो उसमें व्यक्ति जो था वो शासक कौन था? आपका राजराज प्रथम, और इसने भारत से बाहर निकल के मालदीव और श्रीलंका को तक के क्षेत्र को जीता था। तो इसी राजराज प्रथम को कहा जाता है राजराज चोल। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 राजराज चोल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, खटाखट आंसर देते रहिएगा। वीजी जोग विष्णु गोविंद जोग किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं? सितार, वायलिन, तबला, संतूर। ठीक, विष्णु गोविंद जोग इनका पूरा नाम है। आप लोग आंसर दीजिएगा। आर्ट एंड कल्चर हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। विष्णु गोविंद जोग, ठीक, ये जो फेमस हैं, इन्होंने भारतीय संगीत में एक नया वाद्य यंत्र लाया। भारतीय संगीत में एक नए वाद्य यंत्र को शामिल किया, और वो वाद्य यंत्र कौन था? वायलिन। वायलिन को अगर भारतीय संगीत में किसी व्यक्ति ने पहचान दिलाई है तो वो व्यक्ति कौन है? विष्णु गोविंद जोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वायलिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खटाखट आंसर मारते रहिएगा, बहुत तेजी से एक्सप्लेनेशन, बहुत तेजी से आंसर। नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है? आधिकारिक भाषा मतलब राजकीय भाषा क्या है? भोजपुरी, थारू, हिंदी, नेपाली। ठीक, तो ऐसे ही इस नाम में अगर देखिए भोजपुरी तो हो ही नहीं सकती, जैसे मान लीजिए आपको नहीं आता है। थारू भी नहीं हो सकती, आपकी जनजातीय भाषा है हिंदी, ये भी नहीं हो सकती। तो इसका राइट आंसर ऑटोमेटिक क्या हो गया? नेपाली। ठीक, नेपाल में लगभग 1/2 आबादी, और इसके पड़ोसी देश भूटान में भी लगभग 1/4 आबादी, ये दोनों जो भाषाएं बोलते हैं वो भाषाएं कौन सी है? नेपाली, और ये नेपाल की आधिकारिक भाषा भी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नेपाली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 साइंस से रिलेटेड, बताइए खटाखट। एक तत्व के समस्थानिकों में होती हैं समान भौतिक गुण, भिन्न रासायनिक गुण, न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या, भिन्न परमाणु संख्या। ठीक, समस्थानिकों का परिचय हम आपको दें तो समस्थानिक की जो डेफिनेशन होती है, समस्थानिक आइसोटोप्स बोलते हैं समस्थानिक। ठीक, स्थान समान, देखिए नाम से स्पष्ट है, स्थान समान। स्थान समान मतलब क्या हुआ? कहाँ पे स्थान समान है? आवर्त सारणी में। कहाँ पर इनका स्थान समान है? आवर्त सारणी में। मतलब आवर्त सारणी में जहाँ पर जो है अन्य तत्वों को रखा गया है, इनको एक ही प्लेस में रखा गया है, तो इससे नाम पड़ा समस्थानिक। ठीक, क्यों समस्थानिक कहा जाता है? क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक, जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु क्रमांक समान हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। परमाणु क्रमांक यदि समान होते हैं तो प्रोटॉन भी उतने ही होते हैं। प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या भी समान होती है। ठीक, प्रोटॉन की संख्या समान होती है तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या क्या होती है? समान होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होती है? समान होती है।
तो ये सारी चीज़ें समान हैं। ठीक, परमाणु क्रमांक समान कहिए, प्रोटॉन की संख्या समान कहिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान कहिए, यावत सारणी में एक स्थान पर रखे गए हैं, तो इन सभी के गुण किसमें होते हैं? समस्थानिकों के। ठीक, तो एक तत्व के समस्थानिकों में जो है होते हैं भिन्न परमाणु संख्या नहीं, न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या। ठीक, ये आपका ऑप्शन सही है। भिन्न रासायनिक गुण आपको ये पूछा है, होते हैं, होती हैं। ठीक, हाँ, तो इनमें जो होगा आपका ऑप्शन, इनमें देखिएगा, इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C3, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 अगला केमिस्ट्री से रिलेटेड है क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? साबुन के अणु मिसेली कहलाने वाली संरचना बनाते हैं। साबुन के मिसेल सूर्य के प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं कर सकते। तैलीय मेल केवल मिसेली के केंद्र में एकत्रित हो जाते हैं। ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, 1 तथा 2 दोनों, 1 तथा 3 दोनों, 2 तथा 3 दोनों, 1, 2 तथा 3 सभी। ठीक, कथन क्या हमको टारगेट करना है? कौन सा कथन सही है? ठीक, कौन सा कथन सही है? ठीक, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, पहली बात तो मिसेली क्या है? मिसेली क्या है? जब हम लोग साबुन का झाग बनाते हैं, साबुन को पानी में डालते हैं तो ये झाग बनता है। झाग एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है, एक प्रकार का विलयन का प्रकार है, कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन है। और इस झाग को ही हम लोग कहते हैं मिसेली। क्या कहते हैं? मिसेली। इसके गुणों की चर्चा हो रही है। अब पकड़ते हैं इसका पहला गुण। साबुन के अणु मिसेली कहलाने वाली संरचना बिल्कुल सही है। साबुन के मिसेल सूर्य के प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं कर पाते हैं। पानी में जब आप देखेंगे, देखिए चमकीले दिखाई देते हैं, पानी में चमकीले दिखाई देते हैं, इसका मतलब ये प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। ठीक, तो ये आपका गलत हुआ। अब तैलीय मेल केवल मिसेली के केंद्र में एकत्रित हो जाती है। ये जो झाग बनता है, ये आपकी मैल को क्या करता है? खींच लेता है। ठीक, इसीलिए देखिए सर्फ वगैरह में साबुन से कपड़ों लगा करके कुछ देर उसको फूलने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे मैल क्या हो जाए? एक जगह पे कंसंट्रेट हो जाए और आसानी से हम धुल लें। तो ये आपका जो है तीसरा सही है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 सही है, बाकी दूसरा गलत है। तो ऐसा हम ढूंढते हैं, पहला तथा थर्ड दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका 1 तथा थर्ड दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 संविधान से रिलेटेड। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 मुख्यतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित हैं, जो कि भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? ठीक, देखिए भारतीय संविधान का पूछा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP जिसको आप लोग बोलते हैं। ठीक, ये आपका किस आर्टिकल में है? 36 से 51 में, 36 से 51 के बीच में। और इससे आपसे ये पूछा है कि किस भाग में है? भाग 2 नहीं, भाग 3 नहीं, भाग 4 किस में है? भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व रखे गए हैं। और किस अनुच्छेद से लेकर के? अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में इनको रखा गया है। ठीक, तो बहुत ही आसान प्रश्न, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 भाग 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खटाखट आंसर दीजिएगा, लास्ट तक क्लास से बने रहिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन संविधान से ही है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में आता है? ठीक, देखिए फिर से पढ़िए इस क्वेश्चन को। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध मतलब कि रोकथाम, यहीं पे आप समझ लीजिएगा कि रोकथाम, की रोकथाम भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में आता है? ठीक, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में आता है? स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए इसमें इक्वलिटी की बात हो रही है, तो ये हमारा जो है वो किस वर्ग में आता है? समानता के अधिकार में। किस वर्ग में आता है? समानता का अधिकार में, जो हमारा
किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। और इसी में आपका आर्टिकल है 15, जिसके बारे में बात हुई है कि राज्य जो है किसी को भी धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे भेद नहीं कर सकेगा। तो ये आर्टिकल 15 में है। और अगर एक में बात हो तो किस अधिकार के अंतर्गत है? समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल 14 to 18, समानता का अधिकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर खटाखट। क्वेश्चन नंबर 11, जीवाणु नील हरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस जगत के जीवों के उदाहरण हैं? प्लांटी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया। जीवाणु, बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी अथवा साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा। ठीक, ये सभी देखिए अविकसित हैं, ये सभी अविकसित जीव हैं। और अविकसित में आपका आते हैं एक कोश की, अविकसित में आते हैं आपका कैसे हैं जीव? एक कोश की हैं। ठीक, और ये जो वर्गीकरण दिया गया देखिए, प्लांटी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, ये आपका जिसने दिया था उनका नाम है विटकर महोदय। विटकर महोदय ने ये वर्गीकरण दिया था। और इनके इस वर्गीकरण को कहा जाता है 5 जगत, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण इनको कहा जाता है। 5 जगत वर्गीकरण इनका कहा जाता है। और इन्होंने पूरे संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में बांटा था। सबसे पहले इन्होंने जिस जंतु वर्ग को रखा था, जीव वर्ग को, मोनेरा था। मोनेरा से डेवलप जो इन्होंने जीव देखे उसको नाम दिया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बाद इन्होंने जो नाम दिया देखिए उसकी वो कवक है, इंग्लिश में उसको फंजाई बोलते हैं। इसके बाद इन्होंने प्लांटी रखा। और 5वां जगत जो इन्होंने बनाया था वो था एनिमेलिया। 5वां जगत इन्होंने जो बनाया था एनिमेलिया। ठीक, इसमें क्या था? मोनेरा में क्या था? मोनेरा में एक कोश की जीव थे, और एक कोश की जीव थे लेकिन वो अविकसित थे। प्रोटिस्टा में इन्होंने किसको रखा था? एक कोश की जीव थे लेकिन उनकी कोशिका क्या थी? विकसित थी। उसके बाद कवकों में ऐसे उन्होंने प्लांट्स को रखा था, पौधों को रखा था जो अपना भोजन नहीं बना पाते थे। प्लांटी में इन्होंने संपूर्ण पादप जगत को, प्लांट्स को रखा। एनिमेलिया में इन्होंने संपूर्ण जंतु जगत को रखा, इसीलिए इसका नाम हुआ एनिमेलिया। तो ये जो आपकी कैटेगरी है किसकी? जीवाणु, नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सब अविकसित एक कोश की हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ये किस में थे? मोनेरा में। इनको किस वर्ग में रखा गया था? मोनेरा में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मोनेरा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बताइए सभी लोग, जब किसी वस्तु को तरल में रखा जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, ऊपर की ओर बल लगता है जिसे ही हम ... बल कहते हैं। आघूर्ण, गुरुत्व, दाब, उत्प्लावन। ठीक, जब हम किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो वो वस्तु हमें हल्की प्रतीत होती है। ठीक, और ये आभास जो हल्के होने का आभास होता है उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के कारण होता है। ठीक, और जितना वो वस्तु द्रव का भार हटाएगी उतना ही फोर्स द्रव उस वस्तु पे लगाता है, उतना ही फोर्स द्रव उस वस्तु पर लगाता है। और इसी बल को ये पूछा है, और इस बल को हम क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। ठीक, उत्प्लावन बल। और ये आर्किमिडीज का सिद्धांत भी यही कहता है। और इस बल का होना आवश्यक है, तभी वो वस्तु तैरेगी, ये भी जान लीजिएगा। और इसी कारण वस्तुएं तैरती हैं। और ये आपका इसमें जो राइट ऑप्शन होगा तो कौन सा बल लगता है? उसे कहते हैं उत्प्लावन बल। क्वेश्चन नंबर 12। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। खटाखट आंसर देते रहिएगा। आयतन के अनुसार वायु में 21% है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, नाइट्रोजन आपका 78.9%, लगभग 79% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है। ठीक,
हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपकी लगभग कितनी है, हाँ ये है आपका 20 पॉइंट समथिंग है, 20 पॉइंट समथिंग, तो इसको आप कह सकते हैं कितने प्रतिशत, 21% है। तो आपके वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो आपकी क्या है, 21% है। ठीक, और सबसे अधिक अगर आपसे कोई पूछे तो वायुमंडल में किसकी मात्रा है सबसे अधिक, तो वो है आपका नाइट्रोजन, लेकिन इस क्वेश्चन में आपका आंसर जो होगा वो है ऑक्सीजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए मैंने आपसे कहा था ना कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उनके प्रोग्राम से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज इन प्रोग्रामों की होनी चाहिए। MS वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ... नॉर्मल, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन और रीडिंग व्यू के बीच स्विच करने के लिए विकल्प उपलब्ध कराता है। मतलब इन सारे टूल्स को अगर हमें देखना है तो उसमें हमको किस पे जाना होगा, स्टैंडर्ड टूल बार, व्यू बटन्स, फॉर्मेटिंग टूल बार, टैब स्टॉप। तो देखिए इसको आप ऐसे रट नहीं सकते, तो आप ये जान लीजिएगा कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम एक एप्लीकेशन जरूर आप पढ़िएगा। MS वर्ड को आप अच्छे से लैपटॉप से या कंप्यूटर से आप पढ़ डालिए, तभी आपको ये सब प्रश्न आएंगे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आते हैं क्वेश्चन यूपी दरोगा में, दोनों में ये क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर तो मैं तो बता दे रहा हूँ आपको, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि हाँ इसमें कौन सा आंसर सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, व्यू बटन्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। यहूदियों का प्रार्थना स्थल है चर्च, सिनेगॉग, कैफे, इनमें से कोई नहीं। यहूदी लोग जहाँ पे प्रार्थना करते हैं उस स्थल को नाम क्या दिया जाता है, तो उसको देखिए चर्च होगा नहीं, कैफे होगा नहीं, ऑटोमेटिक आंसर होगा। लेकिन वास्तविकता भी है कि यहूदियों को जो है, जो आपका धार्मिक स्थल है वो किस नाम से जाना जाता है, सिनेगॉग नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सिनेगॉग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य देश हैं, संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य देश हैं, 193, 192, 191, 194। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या पूछी गई है। तो 2011 में संयुक्त राष्ट्र संघ में दक्षिणी सूडान शामिल हुआ था, दक्षिणी सूडान शामिल हुआ था। तो इस कारण इस वर्तमान समय में जो सदस्यों की संख्या है वो है आपकी कितनी है, 193 वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 193। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग को नियुक्त किया गया था? 1917, 1924, 1936, 1906। ठीक, तो इसमें यह पूछा है कि सैडलर आयोग यानी सैडलर कमीशन, सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1917। ठीक, इन्हें सौंपा गया था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय का अध्ययन करिए और अपने सुझाव दीजिए। ठीक, कलकत्ता विश्वविद्यालय के अध्ययन के लिए इनको दिया गया था और इनका सहयोग एक भारतीय थे आशुतोष मुखर्जी, वो भी इनके साथ थे। ठीक, तो इस कमीशन का जो गठन हुआ वो वर्ष आपका कौन सा था? 1917, और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसके आधार पे अंग्रेजी सरकार ने परिवर्तन भी किए थे, सैडलर कमीशन। ठीक, ध्यान रखिएगा विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए ये बनाया गया कमीशन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। रिकेट्स बीमारी किसके अभाव से होती है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए। तो कड़ाक से आप आंसर मार दोगे, हमें पता है क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार आया है। तो विटामिन डी, लेकिन ये बीमारी है क्या, होती क्यों है, इसको सुन लीजिए। ठीक, रिकेट्स आपकी हड्डियों का अविकास, हड्डियों का अविकास। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, हड्डियों का अविकास मतलब विकास नहीं होगा तो दो तत्व उसको नहीं मिल रहे हैं। कौन से? आपके कैल्शियम नहीं मिल रहा है मुख्य रूप से, और दूसरा प्रमुख तत्व आपको फास्फोरस नहीं मिल रहा है। और ये दोनों तत्व आपके भोजन से अवशोषित किए जाते हैं। किसकी हेल्प से अवशोषित किए जाते हैं? उसके लिए जिस विटामिन की आवश्यकता होती है वो आपका कौन है? विटामिन डी। ठीक, तो विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण नहीं होगा तो हड्डियों का विकास नहीं होगा, तो बच्चों की हड्डियों की ग्रोथ रुक जाएगी। तो इस बीमारी को कहा जाएगा रिकेट्स।
ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा किस राज्य के पर्यटन द्वारा शुरू किया गया? उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक, देखिए ये आपका पर्यटन भी है और किस चीज से रिलेटेड है? खगोल से। नाम क्या है? नक्षत्र सभा। मतलब पर्यटन के साथ साथ प्लस खगोल विज्ञान की भी जानकारी हमें मिलेगी। और ऐसा करने वाली देश की पहली सरकार है आपकी कौन सी? उत्तराखंड सरकार। ये अपने प्रमुख पर्यटन स्थलों पर नक्षत्र सभा का आयोजन करेगी। नक्षत्र सभा का आयोजन प्रमुख पर्यटन स्थलों पर, ठीक, नक्षत्र सभा का आयोजन प्रमुख पर्यटन स्थलों पर। और इसकी जो शुरुआत इन्होंने की थी वो किससे? मसूरी प्लेस से इन्होंने शुरू की थी। जहाँ पे पर्यटक आते हैं वहाँ पर जो है नक्षत्र विज्ञान के बारे में भी, नक्षत्रों के बारे में भी जानकारियाँ ये प्रदान पर्यटन विभाग के द्वारा की जाती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उत्तराखंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है? 6वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। तो किस अनुसूची में हमने भाषाओं को रखा है? तो वो अनुसूची आपकी कौन सी है? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में हमने कुल 22 भाषाओं को रखा है। ठीक, पहले इसमें कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 8वीं अनुसूची। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, बढ़िया क्वेश्चन। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक भार को ... के अनुपात में बांटने पर सहमति बनी है। 60:40, 30:70, 50:50, 55:55। इसमें जो इधर का पोर्शन है ये किसका है? केंद्र सरकार का। ये ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार का। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसे अप्रैल 2010 से लागू हुआ, तो इसमें यह हुआ कि शिक्षा पे जो ये राइट टू एजुकेशन दिया जा रहा है, इस पे जो लगेगा पैसा वो किस अनुपात में बांटा जाएगा? तो वही पूछा गया है। तो इसमें 4 हैं, 60-40, 30-70, 50-50, 55-45। तो जिस पे सहमति बनी वो आपका अनुपात कौन सा था? 60-40, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, या पूर्वोत्तर राज्यों में यह अनुपात जो है 90 और 10 का है। मतलब 90 पैसा केंद्र सरकार लगाएगी और 10 पैसा कौन लगाएगा? राज्य सरकार। तो ये आपका रेशियो है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 60-40। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सी राजगोपालाचारी। तो ये पुस्तक है, बहुत ही फेमस है। ठीक है, वर्ल्ड फेमस सेलिंग बुक है ये। और ये बुक ये सभी को पता है कि लगभग जो किताबों के शौकीन हैं वो किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी। ठीक, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, जिनमें उन्होंने बचपन से लेकर के 1921 तक के जीवन को लिखा है। 1921 तक के जीवन को लिखा है। और इस पुस्तक के अंश उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तक नवजीवन में प्रकाशित होता था, जिसको बाद में एक बुक का रूप दिया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, खटाखट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, बढ़िया क्वेश्चन। भारत के औद्योगिक सामान आयात में चीन की हिस्सेदारी बढ़ के कितने प्रतिशत हुई है? ठीक, चीन की हिस्सेदारी सबसे बड़ी है आयात में। ठीक है, और इसका परसेंटेज पूछा है
तो इसका जो परसेंटेज वर्तमान समय में है आपका, शुरू में 30% था, ये भी मैं बता दूं, और वर्तमान समय में आपका कितना परसेंट हो गया, लगभग 40%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 40%। तो चीन से जो हम लोग सामान मंगा रहे हैं, पूरे विश्व में जो देशों से हम सामान मंगाते हैं उसमें 40% आपका कहाँ से आता है, चाइना से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म दिवस है और इनका भी, ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी, लाल बहादुर शास्त्री, वी गिरी। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के अतिरिक्त हम और अन्य किसका जन्म दिवस मनाते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हम लोग मनाते हैं इसी दिन, ठीक, जिन्होंने आप गांधी जी के साथ इनका बर्थडे 2 अक्टूबर है, ठीक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लाल बहादुर शास्त्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। इसको बताइए, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला एटा, इटावा, गोरखपुर, हमीरपुर, ठीक। बुंदेलखंड की ये प्रमुख नहर है अर्जुन बांध नहर, जो आपकी किस नदी पर बनाई गई है? अर्जुन नदी पर, ठीक। और इससे जो लाभान्वित जिला है वो आपका हमीरपुर है। तो इसका राइट आंसर है आपका हमीरपुर, ठीक। महोबा का भी क्षेत्र जो है इस नहर से सिंचाई की सुविधा प्राप्त करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हमीरपुर। खटाखट आंसर देते रहिएगा, लास्ट तक बने रहिए, जितना हो सके शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है, ठीक, श्रावस्ती में, बिठूर में, कालपी में, इनमें से कोई नहीं। महर्षि वाल्मीकि आश्रम को स्थापना पूछा है कहाँ पे स्थापित है, तो ये आपका देखिए 2 जगहों पे है, लेकिन जो आप जैसे आप कहेंगे कि सिर्फ एक ही हमें बताना है, तो वो आपका कौन सा है, बिठूर में। और कहाँ पे है ये, कानपुर, ठीक। हाँ, आप इसको भी कह सकते हैं चित्रकूट में भी इनका एक आश्रम है, परंतु एग्जैक्ट आपको अगर बताना है तो आप कह सकते हैं कहाँ पर, बिठूर में, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, मिशन लक्ष्य सीरीज का 27वां प्रश्न। हिंडाल्को रॉबर्ट्सगंज में, हिंडाल्को स्थापित है रॉबर्ट्सगंज में, रेणुकूट में, मोदीनगर में, गोंडा में, ठीक। हिंडाल्को की स्थापना आपकी वर्ष 1958 में स्थापित हुई थी, वर्ष 1958 में स्थापित, ठीक। आप इसको कह सकते हैं भारत का सबसे बड़ा एल्युमिनियम प्लांट, भारत का सबसे बड़ा एल्युमिनियम प्लांट, ठीक। और ये आपका कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, रेणुकूट पे, ठीक है, उत्तर प्रदेश में रेणुकूट पे। और यहीं पर ही आप जानते रहिएगा आपका कौन सा बांध है, रिहंद बांध, इसी से ही ये पावर सप्लाई मिलती है इस प्लांट को, ठीक। इस प्लांट को, रिहंद बांध से ही, इससे हिंडाल्को को जो है पावर की सप्लाई मिलती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रेणुकूट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 योजना है उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना, बहुत पुरानी योजना है, लगभग 1980 से प्रारंभ है। उत्तर प्रदेश में उत्पादित वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करना, औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना, औद्योगिक श्रमिकों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना, व्यावसायिक प्रशासन में प्रशिक्षण प्रदान करना, ठीक। तो उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य इन चारों में से क्या है? तो उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य, जो मूलभूत उद्देश्य है वो क्या है? औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना को क्या करना? सुनिश्चित करना, ठीक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जो है उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य, ठीक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? बांदा, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर। ये लगभग सभी जिले आपके बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं और इनमें से आपका एक जिला है आपका कौन सा? ललितपुर, जो आपका जो है यहाँ पर यूरेनियम के सीमित भंडार खोजे गए हैं, यूरेनियम के अल्प भंडार खोजे गए हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ललितपुर, ठीक। एकमात्र ऐसा जिला है यूपी का जहां पर खनिज संपदा थोड़ी बहुत मात्रा में है और उसमें यूरेनियम महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं आज के मिशन लक्ष्य सीरीज के अंतिम प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 30,
उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? कौन सी परियोजना? राजघाट नदी परियोजना। ठीक, राजघाट नदी घाटी परियोजना। और ये नदी पूछा है केन, बेतवा, सोन, चंबल। तो ये योजना आपकी जो है वो है आपकी किस नदी पर? बेतवा नदी पर है। ये बेतवा नदी की जो है योजना है जिसमें यूपी और एमपी दोनों बराबर की हिस्सेदारी है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के मिशन लर्न सीरीज के 30 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे जरूर शेयर करिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।